हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हमने बच्चों स्टार कनेक्टेड थ्री फेज सिस्टम की चर्चा की और इस वीडियो में हमें डेल्टा कनेक्टेड थ्री फेज सिस्टम की चर्चा करनी है। तो मैं एक बार स्टार वाले को फिर से रिकॉल करता हूं कि स्टार कनेक्टेड सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट तो बिल्कुल इक्वल होता है, सेम होता है, लेकिन लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, वी एल इक्वल टू √3 वी पी, और हर एक लाइन वोल्टेज अपने फेज वोल्टेज से 30 डिग्री लीड करता है। तो अब यहाँ बच्चों हमें पढ़ना है डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। तो आपको मालूम है डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में कैसे कनेक्ट करते हैं हम, कैसे ये सिस्टम को हम डिज़ाइन करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि एक का स्टार्टिंग तो दूसरे का फिनिशिंग, फिर देखिए स्टार्टिंग फिनिशिंग, ऐसे हम एक मेश स्ट्रक्चर देते हैं। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेश कनेक्टेड सिस्टम। तो यहाँ देखिए ये मैंने डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम बना रखा है, और बच्चों मैं तो ये कहूँगा कि ये जो डायग्राम बना हुआ है आप इसको मत फॉलो कीजिएगा। मैं आपको एक कॉपी में बना के डायग्राम दिखा रहा हूँ, वो आप बना लेना तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ थोड़ा मैंने गलत भी लिख दिया है, इसको वी बी या ई बी आर बना लेना आप, ठीक है। ये वाई बी नहीं है, बी आर है, क्योंकि देखिए ना वाई बी दो जगह लिख दिया है मैंने, तो ये बी आर है एक्चुअली में। तो चलिए मैं इसको थोड़ा समझा ही देता हूँ आपको। ये देखिए ये लाइन वोल्टेज है और ये कौन सा वोल्टेज है, फेज वोल्टेज है। और डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में हमने ये मान क्या रखा है, होता है कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज इक्वल होता है। ये हम देख चुके हैं पहले। तो ये देखिए अगर ये वी आर है और ये जो फेज वोल्टेज है वो क्या है, ई आर वाई। तो मैंने आर वाई क्यों लिखा, क्योंकि ये वोल्टेज दोनों क्या है, इक्वल है। तो ई आर वाई और वी आर वाई दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अगर आपको इस डायग्राम से नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक नया डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ कॉपी में, वो आप देखो। ये देखिए मैंने कॉपी में बनाया है कि डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम ऐसे ये बना लिया, ठीक। अभी नाम मत रखिएगा आप, क्योंकि नाम रखने में थोड़ा सा लॉजिक है। ऐसा नहीं कि कोई भी आप रैंडमली नाम रखिएगा। तो वी आर वी बी वी वाई अभी नहीं रखना है आपको, ठीक है। फिर हमने ऐसे डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम बनाया, यहाँ से 3 लाइन निकाला और तीनों लाइन का नामकरण कर दिया आर वाई बी, ठीक है बच्चों। तो ये कौन सा वोल्टेज है, ये दोनों जो वोल्टेज है इन दोनों के बीच का वो है वी आर वाई। तो ये तो हो गया लाइन वोल्टेज। अब इसके करेस्पॉन्डिंग ये वाला जो होगा वो फेज वोल्टेज होगा। तो बच्चों आप याद करो स्टार कनेक्टेड सिस्टम में जो वी आर वाई वोल्टेज था, लाइन वोल्टेज था, उसका करेस्पॉन्डिंग वोल्टेज कौन था, वी आर था। तो वी आर वाई का करेस्पॉन्डिंग वी आर होगा। ये देखिए मैंने लिख दिया वी आर, ये ध्यान देना है आपको। वी वाई बी का आप याद कीजिए, उसमें वी वाई बी का जो करेस्पॉन्डिंग फेज था वो कौन था, वी वाई। तो यहाँ जो वोल्टेज आप लिखेंगे इन दोनों के इक्वल ये वी वाई होगा। और वी बी आर के करेस्पॉन्डिंग क्या था, वी बी था। तो इसको बच्चों आप लिखोगे वी बी, ये आपको ध्यान देना है। और जहाँ से लाइन निकली हुई है वो पॉजिटिव करना है आपको। बात समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि देखिए ये वाली लाइन क्या है, आर है, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव लिख करना है। यहाँ से देखिए बी निकला है तो यहाँ पे बी को पॉजिटिव करना है। यहाँ से देखिए वाई निकला है तो आपको वाई को पॉजिटिव करना है। और देखिए एकदम मैच कर रहा है कि स्टार्टिंग फिनिशिंग, ठीक है। तो ये आपको सर्किट बनाना तो इजी है, बट ये जो नामकरण करना है ये इसमें थोड़ा लॉजिक छिपा हुआ है। क्योंकि अगर आपने वी आर, जैसे वी आर तो मान लीजिए यहाँ पे किया आपने, यहाँ पे अगर आपने वी वाई लिख दिया और यहाँ पे वी बी लिख दिया तो सारा डेरिवेशन गलत हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए एक मैं और करके आपको बता दे रहा हूँ। सपोज हमने ऐसे 3 बनाया, 3 सोर्स बना दिया। ये हो गया आर, आपके बुक में ऐसे लिया है आर बी वाई, ठीक है। तो अगर मैंने इसको आर बी वाई लिखा है तो इसके अकॉर्डिंग हम इन तीनों वोल्टेज का नाम रखते हैं, तीनों कॉइल के वोल्टेज के नाम करते हैं। तो ये देखिए, तो पहले तो सबसे पहला होता है वी आर वाई। तो वी आर वाई ढूंढिए, ये देखिए ये वी आर वाई है, वी आर वाई। तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो फेज वोल्टेज होगा
भाई वी आर वाई के करेस्पॉन्डिंग कौन सा होता है, वी आर होता है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग क्या होगा, वी आर। अब आप इसको लिखोगे वी आर, ये ध्यान देना है आपको, इसको आप लिखना है वी आर। ये नहीं आपने किसी को वी आर लिख दिया, किसी को वी वाई लिख दिया, किसी को वी बी लिख दिया, जब आप डेरिवेशन करोगे तो फिर गलत हो जाएगा। जिसके करेस्पॉन्डिंग जो है उसी का नाम रखना है आपको। तो वी आर वाई का करेस्पॉन्डिंग वी आर, तो मैंने इसका नाम वी आर दे दिया। और देखिए यहाँ से लाइन आर निकली हुई है तो वहाँ पे पॉजिटिव कर दिया मैंने। आइए उसके बाद वी आर वाई के बाद क्या होता है, वी वाई बी। तो ये देखिए वी वाई बी है, ये वी वाई बी। तो वी वाई बी के करेस्पॉन्डिंग कौन है, वाई है। तो देखिए मैंने इसका नाम कर दिया वी वाई, और यहाँ से लाइन वाई निकली है तो वी वाई इसको लिख दिया, ठीक है। अब आखिरी में क्या बचा, वी बी आर। तो वी बी आर ये है, ये देखिए इसके करेस्पॉन्डिंग। तो वी बी आर के करेस्पॉन्डिंग कौन होता है, वी बी होता है। तो देखिए मैंने इसका नाम वी बी रख दिया है, ठीक है। तो पहले आप ये लाइन लिख लीजिएगा और लाइन के करेस्पॉन्डिंग आप फेज लिखिएगा, तो फिर गलत नहीं होगा डेरिवेशन, ठीक है। तो ऐसे आपको सर्किट बनाना है। तो आप तरह तरह की बुक देखेंगे, तरह तरह का सर्किट डायग्राम मतलब सर्किट डायग्राम तो एक ही है, ये जो नोटेशन यूज करता है फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के लिए वो अलग अलग है। किसी में ऐसे आपको दिखेगा आर यहाँ, बी यहाँ, वाई, और किसी में यहाँ पे आपको आर दिखेगा, यहाँ बी दिखेगा, यहाँ वाई दिखेगा। तो किस तरीके से बनाना है वो आपको मैंने समझा दिया, क्योंकि आप बुक मैं ये लेके बता रहा हूँ और आप अपने बुक में देखोगे तो ये होगा। तो आप सोचोगे कि यार कौन सही है कौन गलत है। तो दोनों सही है, मैं भी सही हूँ, बुक भी सही है, बट अगर आप कॉन्सेप्ट से चलोगे तब दोनों सही है। आपको दोनों का रिजल्ट सेम दिखेगा तो आपको लगेगा कि हाँ भाई दोनों सेम है, ठीक है। अब डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में क्या होता है कि लाइन वोल्टेज, देखिए ये वाला वोल्टेज और ये वाला वोल्टेज दोनों क्या होता है, सेम होता है बच्चों। तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होता है, सेम। तो आपको डेल्टा के लिए सीधे सीधे लिख देना है वी एल इक्वल टू वी पी, ठीक, बहुत अच्छी बात है, वी एल इक्वल टू वी पी। बट लाइन करंट और फेज करंट इक्वल नहीं होता है, और नहीं होता है तो उनमें रिलेशन क्या होता है बच्चों, ये हमें सीखना है। तो आइए रिलेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले तो लाइन करंट और फेज करंट को शो करते हैं। ये देखिए ये वी आर है, तो यहाँ से कौन सा करंट निकलेगा, आई आर, यहाँ से निकलेगा आई वाई, और यहाँ से निकलेगा आई बी, ठीक है। तो ये तो फेज करंट हो गया। अब लाइन करंट क्या होगा, जरा लाइन करंट देखते हैं। ये अगर आई आर है और यहाँ से देखिए आई बी निकल गया, तो यहाँ पे कितना आया, आई आर माइनस आई बी, ठीक है। ये देखिए आई वाई है, आई आर चला गया तो बचा कितना, आई वाई माइनस आई आर। आई बी इधर, आई वाई निकल गया तो इसमें कितना आया, आई बी माइनस आई वाई। तो ये बच्चों आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपने ये गड़बड़ लिखा है तो फिर आपका रिजल्ट गड़बड़ आएगा। तो इसको ऐसा नहीं कि आपने रट लिया या फिर अंदाज़ा से कोई भी आलतू फालतू लिख दिया और आपका डेरिवेशन सही हो जाएगा, नहीं, गलत हो जाएगा। आप ट्राई करके देखना, आर वाई बी को इधर उधर प्लेस करके देखना, सारा रिजल्ट गलत आएगा। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट से चले हो तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, चाहे ये सर्किट लेके चलो चाहे ये सर्किट लेके चलो। चलिए इसमें मैं आपको बताता हूँ। ये इसमें क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, आई बी, और इधर से हो जाएगा आई वाई। भाई सोर्स है ना, सोर्स से करंट पॉजिटिव से निकलता है, ये तो पता ही होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे आई आर आया, आई बी निकल गया, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, आई आर माइनस आई बी। आई बी आया, आई वाई निकल गया, तो यहाँ पे कितना हुआ, आई बी माइनस आई वाई। आई वाई आया, आई आर निकल गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, आई वाई माइनस आई आर। तो यहाँ पे देखिए आर के थ्रू कौन सा करंट है, आई आर माइनस आई बी, यहाँ भी है। वाई के थ्रू आई वाई माइनस आई आर, तो देखिए वाई के थ्रू कौन सा करंट है, आई वाई माइनस आई आर। बी के थ्रू बी माइनस वाई, तो यहाँ पे देखिए बी माइनस वाई। इसका मतलब रिजल्ट भी सेम आएगा, समझ रहे हैं ना। तो कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो सब कुछ सेम आएगा। तो मैंने जो नोट्स में डेरिवेशन किया है उसमें ये डायग्राम मैंने उठाया है, ठीक है ना। यहाँ पे आर है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे वाई है। तो समझते हैं बच्चों इसका डेरिवेशन कैसे होगा। ये डेरिवेशन इसका डायग्राम जो मैंने कॉपी में आपको समझाया वो आपको बनाना है, वो आपको समझना है। तो ये देखिए यहाँ पे आई आर माइनस आई बी, आई वाई माइनस आई आर, आई बी माइनस आई वाई कैसे आया ये मैंने आपको समझा दिया है। और तो इसमें देखिए अच्छा, यहाँ जब आप लूप लगाओगे, जब आप
इस मेश में लूप लगाओगे तो ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज इक्वल टू क्या लिखोगे, जीरो। भाई केवीएल अप्लाई करोगे ना तो क्या होगा, तीनों का सम क्या होगा, जीरो होगा। ये देखिए इसमें देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप केवीएल अप्लाई करो तो ज़रा करो तो इसमें वी आर, हाँ समझ रहे हैं ना, प्लस वी बी और प्लस वी वाई इक्वल टू जीरो। मतलब तीनों फेज वोल्टेज का सम क्या होगा, जीरो होगा। और यही चीज़ आया था डेल्टा स्टार में, लेकिन उसमें करंट का रिलेशन जीरो आया था, आई आर प्लस आई बी प्लस आई वाई इक्वल टू जीरो, आपको याद होगा। और इसमें वोल्टेज के लिए यही रिलेशन हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है ई आर प्लस ई वाई प्लस ई बी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना भाई। मैं वी से बताया हूँ और इसमें नोट्स में मैंने ई लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वी यूज करें या आप ई यूज करें। यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है कि फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज क्या होता है, इक्वल होता है वी एल इक्वल टू वी पी। ये मैंने आपको समझाया ही है। तो अब हमें रिलेशन डिराइव करना है करंट का। तो फिर से हमने तीनों करंट को एज्यूम कर लिया, जो तीनों फेज करंट है वो पहला करंट हमने एज्यूम कर लिया आई पी एंगल जीरो, दूसरा आई पी एंगल -120 और तीसरा आई पी एंगल 120। भाई उसमें वोल्टेज का इक्वेशन था, इसमें करंट का इक्वेशन। अब पहला लाइन करंट क्या है, आई आर माइनस आई बी। आप देखना इसमें देखिए ना, पहला लाइन करंट क्या है, आई आर माइनस आई बी। तो आई आर माइनस आई बी हमने निकाला, ठीक। और ये कैलकुलेशन तो आपको आता है, तो देखिए ये भी √3 आई पी आ गया और यहाँ -30 आया। फिर दूसरा लाइन करंट निकाला तो ये इतना आ गया। ये आपको करने आता है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है। और थर्ड वाला निकाला तो ये इतना आ गया। तो आप देखो जरा मैग्नीट्यूड देखो तो √3 आई पी √3 आई पी √3 आई पी। देयरफॉर इन डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम लाइन करंट इज इक्वल टू √3 इंटू फेज करंट, आई एल इक्वल टू √3 आई पी। उसमें क्या आया था, उसमें वोल्टेज का रिलेशन आया था, वी एल इक्वल टू √3 वी पी। इसमें करंट का रिलेशन आ गया है। अब बात करते हैं इसके फेज एंगल में क्या रिलेशन होता है। तो उसके लिए हमें फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप तीनों फेज करंट बनाइए, आई आर यहाँ, आई वाई यहाँ, आई बी यहाँ। बात समझ रहे हैं। अब उसके बाद आपको लाइन करंट बनाना है। तो पहला लाइन करंट देखिए -30 पे आया है, तो -30 का मतलब क्या हुआ बच्चों, नीचे। दूसरा लाइन करंट देखिए कितने पे आया है, -150 पे, तो -120 ये -150 इधर कर दिए। और तीसरा आया है 90 पे, तो यहाँ बना दीजिए। कहाँ चला गया। तो ये हमने फेजर डायग्राम बनाया। अब जब फेजर डायग्राम को हमने ध्यान से देखा तो देखा कि यार ये वाला जो लाइन करंट है वो अपने फेज करंट से 30 डिग्री लैग कर रहा है। ये भी लाइन करंट अपने फेज करंट से 30 डिग्री लैग कर रहा है और ये वाला भी लैग कर रहा है। भाई 30 डिग्री तो आ रहा है बट लैग कर रहा है। तो यहाँ से हमने रिजल्ट लिख दिया कि लाइन करंट आर 30 डिग्री बिहाइंड द रेस्पेक्टिव फेज वोल्टेज, सॉरी फेज करंट। समझ रहे हैं ना आप। भाई वहाँ स्टार में भी लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच एंगल 30 डिग्री आया था, यहाँ भी 30 डिग्री आया, बट उसमें लाइन वोल्टेज लीड कर रहा था और यहाँ पे लाइन करंट क्या करेगा, लैग करेगा अपने रेस्पेक्टिव, अपने करेस्पॉन्डिंग फेज करंट से। तो ये समझना है आपको डेल्टा में। तो बच्चों देखो दोनों का जो डेरिवेशन है, दोनों में से एक डेरिवेशन तो पक्का आएगा एग्जाम में, चाहे वो वी एल इक्वल टू √3 वी पी पूछ ले या आई एल इक्वल टू √3 आई पी पूछ ले। दोनों का डेरिवेशन एग्जैक्ट सेम है, बिल्कुल सेम है। तो आपको डेरिवेशन भी करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड का रिलेशन भी डिराइव करना पड़ेगा और एंगल का डेरिवेशन भी डिराइव करना पड़ेगा, सॉरी एंगल का रिलेशन भी डिराइव करना पड़ेगा बच्चों। और ये जो मैंने आपको डेरिवेशन का तरीका बताया है, आपके बुक में ऐसा नहीं दिया है, ये सबसे ईजी मेथड है ना। आप बुक में देखिएगा फेजर डायग्राम से किया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से। तो आप ये वाला सीखो, ऐसे करिए आप, ठीक। अब कुछ डेल्टा ये देखिए पावर वावर तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही आएगा स्टार की तरह, ये आप देख लीजिएगा, मैं इसमें बहुत टाइम पास नहीं करूँगा आपका। नेक्स्ट ये देखिए, ये इसमें मैंने नोट्स में एक वाट मीटर टॉपिक लिख रखा है, तो ये आपके सिलेबस से हट गया बच्चों, इसको आपको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ से आप पूरा स्किप कर दीजिएगा, यहाँ से आपको कुछ नहीं पढ़ना, ये सब हट गया सिलेबस से, वाट मीटर पूरा हट गया सिलेबस से। अब कुछ डेल्टा के न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लेते हैं, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन बैंक पे जाना पड़ेगा। तो ये है आपका क्वेश्चन बैंक, कहाँ है,
ये देखिए, ये क्वेश्चन बैंक आ गया और इसमें देखिए क्वेश्चन लिख रखा है। ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। तो क्वेश्चन तो बहुत सारा है इसमें। यहाँ पढ़ते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। पढ़िए ज़रा तो दूसरा क्वेश्चन। अ 3 वायर RYB सिस्टम विथ इफेक्टिव लाइन वोल्टेज 150 वोल्ट, डायरेक्ट 150 वोल्ट लाइन वोल्टेज दे रखा है। बैलेंस्ड वाई कनेक्टेड सिस्टम, वाई कनेक्टेड सिस्टम भाई स्टार होता है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को एडिट कर रहा हूँ। अब बैलेंस्ड डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम, अब मान लीजिए मैंने क्वेश्चन बदल दिया, डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है और देखिए जेड की वैल्यू दे रखी है, हर एक लोड का इम्पीडेंस दे रखा है 5 एंगल -30 डिग्री। इन ईच फेज ऑब्टेन द करेंट पावर एंड ऑल्सो ड्रॉ फेजर डायग्राम। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन पहले बच्चों आप खुद ट्राई कीजिएगा, ये क्वेश्चन जब नहीं आएगा तब आप इस वीडियो को देखिएगा आगे। तो क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों लाइन वोल्टेज, बाकायदा नाम लेके दे रखा है लाइन वोल्टेज। VL की वैल्यू दे रखी है 150 वोल्ट। बात समझ रहे हैं आप? और आपको फेज का इम्पीडेंस दे रखा है 5 एंगल -30 डिग्री। ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से आपको कई सारी चीज़ें और भी क्लियर होंगी, कई सारे कॉन्सेप्ट भी सीखोगे आप। ये दो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखा है और बोल रहा है कि डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है, तो आप लाइन करंट, फेज करंट, पावर सप्लाई और फेजर डायग्राम ये सारा कुछ बनाना है आपको। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपको पता ही है कि डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में VL इक्वल टू क्या होता है बच्चों? VP होता है, ठीक है। तो VL इक्वल टू अगर VP होता है तो VP की वैल्यू भी कितनी हो गई? 5 वोल्ट, 150 वोल्ट। अब आपको फेज करंट निकालना है तो क्या होगा? VP बाई ZP। याद है ना, मैंने आपको स्टार वाले वीडियो में बताया था, कभी भी हम लाइन करंट नहीं निकालते हैं, हमेशा पहले आप फेज करंट निकालिए और फिर उसके अकॉर्डिंग आप लाइन करंट लिखिए। जैसे देखिए मैंने फेज करंट लिखा, VP कितना है? 150 डिवाइडेड बाई जेड की वैल्यू आप क्या रखेंगे? 5 एंगल 30 रखेंगे या सिर्फ 5 रखेंगे? तो देखिए मैंने वोल्टेज में एंगल का इस्तेमाल किया है क्या? नहीं किया है। बात समझ रहे हैं ना? तो वोल्टेज के में एंगल का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए आप जेड में भी एंगल का इस्तेमाल नहीं करोगे, लेकिन समझ रहे हैं ना आप, सिर्फ आप क्या लिखोगे? 5 लिखोगे। तो ये कितना आ गया बच्चों? 30 एम्पियर। अब IL कितना होगा? IL कितना होगा भाई? आपको पता है IL इक्वल टू √3 IP, ठीक है। तो √3 इंटू IP, तो ये हो गया 30√3 एम्पियर। ये IL की वैल्यू होगी। तो आपने देखा मैंने फेज करंट निकाला, फिर उसके बाद लाइन करंट निकाला अकॉर्डिंग टू फेज करंट। और यही स्टार कनेक्टेड सिस्टम होता तो क्या होता? सोचिए कैसे लगता क्वेश्चन। तब VP की वैल्यू कितनी हो जाती? VL बाई √3, 150 बाई √3 हो जाता और फिर उससे हम IP निकाल लेते और IP इक्वल टू IL हो जाता। समझ रहे हैं ना? तो दोनों का न्यूमेरिकल एग्जैक्ट सेम है, बस एक में वोल्टेज का ध्यान रखना है, एक में करंट का ध्यान रखना है। तो ये तो बच्चों आ गया पावर, वोल्टेज और करंट की वैल्यू। अब बारी है पावर सप्लाई। तो कितना होता है? 3VP IP cos फाई। तो 3VP है हमारे पास 150, IP है हमारे पास 30, cos फाई तो आपको दिया नहीं है, तो आपको मालूम है जेड का जो एंगल होता है बच्चों वही क्या होता है? वही फाई होता है। तो यहाँ पे 30 रख दो। तो ये देखिए पावर सप्लाई निकल गया। बात समझ रहे हैं ना आप? फिर क्वेश्चन में बोला है कि ऑल्सो ड्रॉ द फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे भाई? तो आप खुद सोचिए कैसे फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो आइए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। पहले तो तीनों फेज वोल्टेज बनाइए। ये हो गया VR, याद है ना आपको? ये VY और ये VB। अब डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है तो आपको मालूम है डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में क्या होता है? जिधर फेज वोल्टेज होता है उधर ही क्या होता है? लाइन वोल्टेज होता है। अरे भाई डेल्टा में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज बिल्कुल इक्वल होता है ना। तो यही हो जाएगा VRY, यही हो जाएगा भाई R का करेस्पॉन्डिंग RY, Y का करेस्पॉन्डिंग YB और B का करेस्पॉन्डिंग VBR, ठीक। अब फेज करंट हम बनाते हैं। तो फेज करंट देखिए बच्चों कितना आया है? 30 डिग्री।
भाई फेज करंट कितना आया 30 डिग्री, तो जो फेज करंट होगा वो फेज वोल्टेज से 30 डिग्री एंगल पे होगा। ठीक है भाई, 30 डिग्री एंगल पे होगा। तो लीड करेगा कि लैग करेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इम्पीडेंस का नेचर देखना पड़ेगा कि किस नेचर का है। तो ज़रा देखिए, तो -30 दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नोटेशन में, जेड में अगर माइनस है इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि कैपेसिटिव है। ठीक है, तो अगर कैपेसिटिव नेचर है तो इसका मतलब 30 डिग्री लीड करेगा फेज करंट। तो बच्चों ये जो है ये हो गया आईपी, आईपी मतलब आईआर हो गया, और आई वाई ये हो जाएगा, लीड करना है ना, तो लीड करा दीजिए 30 डिग्री, ये आई वाई हो गया, और इसको लीड करा दीजिए 30 डिग्री, आई वाई हो गया। बात समझ में आया ना, 30 भाई क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, लाइन करंट कहाँ बनाएंगे आप, खुद सोचिए लाइन करंट कहाँ बनाओगे। तो आपको मालूम है लाइन करंट जो है वो फेज करंट से 30 डिग्री क्या करता है, लैग करता है। अभी मैंने रिजल्ट डिराइव किया है। तो अगर ये फेज करंट है तो पक्का है लाइन करंट लैग कराना है, और कितना कराना है 30 डिग्री। तो इधर बच्चों लाइन करंट हो जाएगा, ये वाला पहला आईएल हो जाएगा, इसको 30 डिग्री लैग कराइए, ये दूसरा वाला लाइन करंट, और ये तीसरा वाला लाइन करंट हो जाएगा। देख रहे हैं, तो बन गया फेजर डायग्राम, इसमें क्या दिक्कत है। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रही है डायग्राम बनाने में सोच सोच के, तो आप शुरू से ही एंगल लेके चलिए। जैसे इस क्वेश्चन को भाई हमने देखा कि यार फेजर डायग्राम भी हमसे पूछ रहा है बनाने के लिए, तो अगर फेजर डायग्राम पूछ रहा है बनाने के लिए तो हमें एंगल वेंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो शुरू से ही आप सबका एंगल लेके चलिए। अभी हमने इसमें क्या लिया है, कहीं कैलकुलेशन में एंगल वेंगल नहीं रखा है, बट आपको फेजर डायग्राम बनाना है। तो एक तो आपने तरीका मैंने आपको बताया सोच सोच के बना दिया, और एक क्या तरीका होगा, आप शुरू से ही एंगल लेके चलो। जैसे देखो तो भाई हमको VL कितना गिवन है 150 वोल्ट, जेड कितना गिवन है 5 एंगल -30। तो अगर अच्छा VL इक्वल टू VP हो जाएगा भाई, VL इक्वल टू क्या हो जाएगा, VP हो जाएगा। तो फेज करंट आपको निकालना है, तो क्या करेंगे आप, एंगल लेके चलना है। तो एंगल लेके अगर चलना है तो आपको VL और VP का एंगल चूज करना पड़ेगा। तो लेट VL इक्वल टू 150 डिग्री, एंगल इसका 0 मान लीजिए, सॉरी 150 वोल्ट और एंगल 0, और VL इक्वल टू बच्चों क्या होता है, VP होता है। अब यहाँ पे रखिए एंगल के साथ 150 एंगल 0 डिवाइडेड बाई 5 एंगल -30। तो ये देखिए कितना आ गया 30 एंगल 30 डिग्री। अब IL कैसे लिखोगे आप, भाई IL इक्वल टू √3 IP तो लिखोगे ही लिखोगे, लेकिन एंगल भी लिखना पड़ेगा ना। तो आइए पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो मैग्नीट्यूड कितना होता है भाई, √3 IP, तो √3 इंटू IP, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब एंगल कैसे लिखोगे, सोचो एंगल। आपको मालूम है कि लाइन करंट जो है वो 30 डिग्री पीछे होता है फेज करंट से। तो जो फेज करंट का एंगल है उसमें 30 माइनस कर दो, तो IL कितना आ जाएगा 30 - 30 0 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना आप। अब आप फेजर डायग्राम बना दो। तो ये देखो VP मान लो इधर है, मान लो क्या है ही है इधर 0 आपने माना है ना, तो VL और VP तो दोनों सेम लाइन में होंगे। IP देखिए कहाँ होगा, IP यहाँ होगा 30 डिग्री पे, ये बच्चों IP हो गया 30 डिग्री पे। और IL देखिए कितने पे हो गया 0 डिग्री पे, तो ये 0 डिग्री पे हो गया, ये IL हो गया। तो देखिए पिछले वाले डायग्राम की तरह आया। और ऐसे ही तीनों फेज के लिए आप बना दीजिए, या आप यहीं पे एक फेज के लिए आपने बना दिया, दैट इज़ सफिशियंट। ठीक है, तो यहाँ देखा आपने इस वाले तरीके में कोई लोड वोड का नेचर देखने का कोई चक्कर हुआ क्या, यहाँ पे नहीं हुआ। आपने शुरू से एंगल लेके चला, उसके अकॉर्डिंग आपने फेजर डायग्राम बना दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन बैंक में स्टार के लिए दिया था, हमने इसको डेल्टा मान के लगाया। तो जितने भी स्टार के क्वेश्चन हैं आप उनको डेल्टा में भी लगा सकते हो। वो सारे क्वेश्चन आप स्टार की जगह डेल्टा कनेक्टेड कर दो, तो डेल्टा का क्वेश्चन बन जाएगा। जितने डेल्टा के क्वेश्चन हैं उनको स्टार कनेक्टेड कर दो। बात समझ में आई। मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूँ डेल्टा का, ताकि और थोड़ा सा आपको फील आ जाए। हाँ, ये देखिए मैंने लिखा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। तो बच्चों ये पहला ही क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है कि 3 सिमिलर कॉइल्स
हैविंग रेजिस्टेंस 5 ओम, इंडक्टेंस 0.02 ओम। ठीक, आप खुद ही पढ़ लीजिएगा ये क्वेश्चन, और वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और चलिए मैं ये क्वेश्चन को बताता हूँ, इसका सलूशन बताता हूँ। बोल रहा है क्वेश्चन में कि 3 कॉइल हैं डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। तो डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम मतलब ऐसे हैं, ऐसे डेल्टा में कनेक्ट है। याद करिए, ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको लगवाया था स्टार में, तो समझ लीजिए क्वेश्चन वही है, बस डेल्टा में कनेक्टेड कर दिया है। आर बच्चों गिवन है इसमें 5 ओम, एल गिवन है 0.02 हेनरी। ठीक है, और आपको सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है। सप्लाई वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, 440 दिया हुआ है। सप्लाई वोल्टेज का मतलब ये हुआ लाइन टू लाइन वोल्टेज दिया है, मींस लाइन वोल्टेज हमको दिया है 440 वोल्ट। प्रश्न में पूछ रहा है कि लाइन करंट कितना होगा और पावर कंजम्पशन कितना होगा। तो बहुत आसान है भाई, हमको लाइन वोल्टेज दिया है और डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है, तो आपको मालूम है लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के इक्वल होता है। ठीक, अब आपको लाइन करंट अगर निकालना है तो क्या आप डायरेक्ट लाइन करंट निकालोगे? बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर IL इक्वल टू VL/Z, VL दिया है 440 और Z सर हम निकाल लेंगे कैसे? Z हम निकाल लेंगे ऐसे √R² प्लस XL²। भाई इसका Z की वैल्यू क्या होगी? √R² प्लस XL²। चलिए मैं निकाल ही लेता हूँ। R की वैल्यू है 5 और XL की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखी है, तो 2πfL। अरे भाई 2πfL से XL निकाल लोगे ना, तो 2πfL से निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 2πf करोगे तो 100π होगा, और 100π में 0.02 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100π का मतलब 100 × 3.14 मल्टीप्लाई बाई 0.02, ये बच्चों आ गया 6.2 का होल स्क्वायर। अब ये Z की वैल्यू मैं निकाल के आपको बता दे रहा हूँ कितना आएगा, 8 के करीब आ जाएगा ये। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 8 ओम आ जाएगा। बात समझ गए आप? तो अब 8 ओम आ गया, तो अब स्टूडेंट क्या करेंगे? भाई लाइन करंट निकालना है तो IL इक्वल टू VL/Z, यहाँ पे 8 रखा, कैलकुलेट किया और खुश हो गए कि भाई हमारा सही हो गया। अरे भाई मैं आपको 10 बार बोल चुका हूँ कि कभी भी लाइन करंट डायरेक्ट नहीं निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? फेज करंट निकालेंगे। तो फेज करंट क्या होगा? VP/ZP, फेज का इम्पीडेंस। ठीक है, मैं एक बार फिर से यहाँ बोल रहा हूँ, लाइन इम्पीडेंस नामक कोई चीज़ नहीं होती बच्चों, हमेशा इम्पीडेंस फेज का होता है। ठीक है ना, इसलिए लाइन इम्पीडेंस आप अगर कहीं लिख रहे हो तो आप मेरी इस बात को ध्यान दीजिएगा कि किस तरह का आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, उस तरह का बेवकूफ़ी करना नहीं है आपको। तो VP कितना है भाई? 440, और ZP कितना है? 8, तो कितना हो जाएगा? 55 एम्पियर हो जाएगा। और अगर आपको लाइन करंट लिखना है तो लाइन करंट कितना होगा भाई? आपको मालूम है लाइन करंट इक्वल टू √3 IP, तो √3 × 55। तो देखा मैंने फेज करंट निकाला पहले, उसके अकॉर्डिंग मैंने लाइन करंट लिख दिया। समझ रहे ना? अगर यही स्टार का क्वेश्चन होता भाई, इस क्वेश्चन को आप स्टार का भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो स्टार में क्या होता? VL कितना दिया है? 440, तो VP कितना हो जाएगा बच्चों? 440/√3 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो IP की वैल्यू कितनी हो जाएगी? VP/ZP, तो कितना हो जाएगा? 55/√3, तो इसमें ये IP हो जाएगा। और आपको मालूम है स्टार में IL इक्वल टू क्या होता है बच्चों? IP होता है, तो सीधे सीधे यही आंसर टोटल आ जाएगा। तो देख रहे हैं, दोनों का क्वेश्चन बिल्कुल मिलता जुलता है और कोई बहुत पहाड़ वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंगल फेज AC की तरह है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और उसमें भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए आपको, किस में क्या रिलेशन होता है, किस में क्या इक्वल होता है। ठीक है, हमें हमेशा लाइन करंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले फेज करंट निकालना होता है। ठीक है, अगर हमें फेजर डायग्राम बनाना है तो हमें एंगल शुरू से ही लेके चलना है। जैसे इस क्वेश्चन में फेजर डायग्राम आपसे पूछ रहा था क्या? नहीं पूछ रहा था, तो हमने बिना एंगल के चला। या आप अगर आपको फेजर डायग्राम भी पूछ रहा है तो आप बिना एंगल के शुरू से चलो और बाद में लोड का नेचर के हिसाब से आप फेजर डायग्राम ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो मैं और क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, इतना क्वेश्चन आपके लिए बहुत है। और ये 3 फेज पूरा सिस्टम समझ लीजिए ख़त्म ही है, समाप्त है। और आप न्यूमेरिकल्स लगाइए, जितना न्यूमेरिकल्स लगाएंगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। डेरिवेशन आप 1-2 बार
बिना देखे खुद आप डिराइव कर लीजिएगा। कोई बहुत पहाड़ वाली चीज़ नहीं है, दोनों डेरिवेशन बिल्कुल सेम है और आप बड़े आराम से उसको याद कर सकते हैं। याद क्या करना है, समझना है। समझ गए तो फिर रात को 2 बजे में भी उठा के पूछूँ तो आप डेरिवेशन कर लोगे। ठीक है। डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में थोड़ा सर्किट का ध्यान रखना है। जो नामकरण हम कर रहे हैं फेज का और लाइन का, वो थोड़ा आपको ध्यान देना है, वरना सब रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। आप खुद ट्राई करके देखिएगा कि जहाँ पे आर लिखा है वहाँ पे बी रख के, और जहाँ वाई लिखा है वहाँ पे आर करके ऐसे रख के डिराइव कीजिएगा, देखिएगा गलत आंसर आएगा। ठीक है ना। तो आई होप दैट बच्चों आपको समझ में आ गया है। तो यूनिट 2 समाप्त। ठीक है। इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा ट्रांसफार्मर का, और फिर इसके बाद के वीडियो हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।